सोचें जरा, एक कंपनी जो सिर्फ मोबाइल फोन की बैटरियां बनाती हो, वो अचानक दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों को टक्कर देने लग जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच्ची कहानी है BYD की। एक ऐसी कंपनी जिसने सबको गलत साबित कर दिया। 2008 में जब वॉरेन बुफे जैसे बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाला, तो लोग हैरान थे। और आज आज ये टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुकी है। ये बात है 2011 की। टेस्ला उस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बादशाह बन चुका था। तो एक इंटरव्यू में एलॉन मस्क से बीआईडी के बारे में पूछा गया और उनका जवाब क्या था? एक हंसी और फिर ये अल्फाज। मतलब उस वक्त बीआईडी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। एक मजाक से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन कुछ ही सालों में वो हंसी बिल्कुल गायब हो गई। आज सूरत-ए-हाल ये है कि BYD न सिर्फ टेस्ला से आगे निकल गई है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन चुकी है। हर साल लाखों गाड़ियां बेच रही है। सोचें, वो हंसी आज इलॉन मस्क को कितनी महंगी पड़ रही होगी। तो सवाल ये है, एक कंपनी जिस पर नकलीची होने का इल्जाम था, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लीडर कैसे बन गई? चलें, इसी नाकाबिले यकीन सफर को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है 2008 में, जब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने BYD में $230 मिलियन लगा दिए। वॉल स्ट्रीट में तो जैसे भूचाल आ गया। सब कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन बफे और उनकी टीम को कुछ ऐसा नजर आ रहा था जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी। यही नहीं, ऑटो इंडस्ट्री के जितने भी बड़े नाम थे वो सब बीवाईडी पर हंस रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं था कि एक बैटरी बनाने वाली कंपनी कभी ऐसी कारें बना पाएगी जो उनके बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सके। उन्हें बीवाईडी की टेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी, उसके इरादों, हर चीज पर शक था। अच्छा, ये समझने के लिए कि BYD ने ये कमाल किया कैसे, हमें कहानी की शुरुआत में जाना पड़ेगा। साल था 1995 और ये सब कुछ एक केमिस्ट के ख्वाब से शुरू हुआ था। देखिए, वांग चुआमफू सिर्फ एक केमिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे। वो एक ऐसी दुनिया देख रहे थे जो रिचार्जेबल बैटरियों पर चलेगी। और उनके इस ख्वाब पर उनके कज़न को इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। बस फिर क्या था, 20 मुलाजमीन के साथ वांग ने उस वक्त की बड़ी बड़ी जापानी कंपनियों को चैलेंज करने का सफ़र शुरू कर दिया। और ये एक ऐसा कदम था जिसने सब कुछ बदल दिया। जहां जापानी कंपनियां करोड़ों डॉलर महंगी मशीनों पर लगा रही थीं, वहीं वांग ने इंसानों को, यानी मैन पावर को, अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इसी हिकमत अमली की वजह से BYD अपनी बैटरियां जापानी कंपनियों से 30 से 40% सस्ती बनाने में कामयाब हो गया। ये मार्केट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो मार्केट पर कैसे छा गए थे। 2003 तक BYD मोबाइल फ़ोन बैटरियों का किंग बन चुका था। मतलब हर दूसरे फ़ोन के अंदर BYD की बैटरी लगी होती थी। और यही वो कामयाबी थी जिसने उस बुनियाद को मजबूत किया जिस पर आगे चलकर इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फतह करना था। वांग चुएनफो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक का है। वो समझ गए थे कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा, वही मुस्तकबिल पर राज करेगा। और इसी एक यकीन ने उन्हें हिम्मत दी कि वो ऑटोमोबाइल जैसी मुश्किल इंडस्ट्री में कदम रखें। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मतलब एक बैटरी बनाने वाली कंपनी अचानक कारें क्यों बनाना चाहेगी? सबने कहा ये बहुत रिस्की कदम है, लेकिन BYD को वहां एक मौका नजर आ रहा था, जहां बाकी सबको सिर्फ खतरा ही दिखाई दे रहा था। उनकी जो पहली गाड़ी थी F3, वो कोई शाहकार नहीं थी, कोई बहुत खास डिज़ाइन नहीं था, लेकिन वो सस्ती थी और काबिल एतमाद थी, और चीनी मार्केट को बस यही चाहिए। नतीजा, वो गाड़ी फौरन हिट हो गई और उसने ये साबित कर दिया कि BYD अब ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक सीरियस प्लेयर बनने जा रही है। वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक तरह से गारंटी है। उसने पूरी दुनिया को सिग्नल दे दिया कि भाई BYD कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, इसे संजीदगी से लें। और बस इसी एक फैसले ने BYD को सीधा आलमी स्टेज पर ला खड़ा किया। जब बफे की टीम BYD की फैक्ट्री पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ये देखकर हैरान थे कि BYD सब कुछ खुद बना रही थी। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब पेंट से लेकर माइक्रोचिप्स तक हर चीज़ इन हाउस बन रही थी। इसका फ़ायदा ये था कि क्वालिटी और कीमत दोनों पर उनका पूरा कंट्रोल था, जो उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ।
और ये कोई ड्रामा नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि BYD की LFP बैटरी टेक्नोलॉजी कितनी महफूज है। देखिए, LFP बैटरियां जो हैं वो मार्केट में मौजूद दूसरी NMC बैटरियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुस्तहकम होती हैं और इनमें आग लगने का खतरा भी बहुत कम होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक महफूज और बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये जो $230 मिलियन थे, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बूफे की इस इन्वेस्टमेंट ने BYD के लिए पूरी दुनिया की कैपिटल मार्केट के दरवाजे खोल दिए। अब वो अपनी तरक्की को और भी तेज कर सकते थे और पूरी दुनिया में फैलने का ख्वाब देख सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें आलमी शोहरत मिली, एक बहुत बड़ा बहरान भी आ गया, और ये बहरान था क्वालिटी का। मसला ये था कि BYD बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, और इस तेज़ी में वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये कंपनी के लिए एक फैसलाकुन मोड़ था, जहां उन्हें अपनी बका की जंग लड़नी थी। लेकिन BYD ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ज़बरदस्त कमबैक किया। कैसे? अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाकर, अपनी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाकर, और ख़ुद को चीनी हुकूमत की पॉलिसियों के साथ जोड़कर। इस वक्त ये एक मुतनाज़ा फैसला था, लेकिन बाद में यही फैसला बहुत होशियार साबित हुआ। देखें, LFP बैटरियों में एनर्जी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये ज़्यादा महफूज, सस्ती और ज़्यादा देर तक चलने वाली होती हैं। और आखिर में कस्टमर को यही चीज़ें तो चाहिए। BYD ने मुस्तकबिल पर बिल्कुल सही दांव खेला था। और फिर आई इनकी ब्लेड बैटरी। ये टेक्नोलॉजी एक हकीकी गेम चेंजर थी। ये न सिर्फ ज़्यादा महफूज और एफिशिएंट थी, बल्कि इसकी वजह से BYD ऐसी गाड़ियां डिज़ाइन कर पाया जिनमें जगह भी ज़्यादा थी और परफॉर्मेंस भी बेहतर थी। ये टेक्नोलॉजी वाकई इनका मास्टर स्ट्रोक था। 1000 किलोमीटर की रेंज, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी परेशानी यानी रेंज एंग्जाइटी को ख़त्म कर दिया, और इसी एक कामयाबी ने BYD को अपने तमाम हरीफों से बहुत आगे ला खड़ा किया। इस पूरी कामयाबी की कहानी में चीनी हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा किरदार था। हुकूमत ने BYD को न सिर्फ सब्सिडी दी, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां फल फूल सकें। चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मराहत दी गईं। चार्ली मंगर ने वैंग चुनफू के बारे में कहा था कि इनमें थॉमस एडिसन जैसी जिद्दत पसंदी और जैक वेल्च जैसी बिजनेस की समझ दोनों का इम्तिजाज है। मतलब वो एक ऐसे लीडर थे जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझते थे, बल्कि एक कामयाब बिजनेस खड़ा करने का हुनर भी जानते थे। तो BYD की कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो अब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ में पैसा लगा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वो अपनी बादशाहत कायम रख पाएंगे या कोई नया खिलाड़ी आकर उन्हें चैलेंज करेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।